जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड कर दिया गया है, तो जाके ज़रूर देखिए। जो भी आपका सेट छूटा है जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, सभी एग्ज़ाम में ना इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़रूर जाके देखिए जो भी सेट छूटा है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। इसका शाम में आज टेस्ट होगा 6:30 बजे। डेली टेस्ट होता है शाम में 6:30 बजे। अभी इसको वीडियो देखिए, पूरा अच्छे से रिवीजन कीजिए और शाम में 6:30 बजे टेस्ट दीजिए। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, और इसका टेस्ट ग्रुप का लिंक, दोनों का जो है ना लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन करके अपना तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही अच्छा सेट इसमें दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट दिया हुआ है। देखिएगा लास्ट में जो है ना स्मरणीय तथ्य में जो दिया रहता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पर आपको बहुत सारा जो है वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जो एग्जाम से रिलेटेड ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, बिहार दरोगा का स्पार का जो क्वेश्चन बैंक आया, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर, सारे वीडियो अपलोड है, डेली अपलोड होता है। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से क्लास कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी पता है ना, इलेक्शन के बाद सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को शेयर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्योंकि आप रिवीजन भी जरूर कीजिए। रिवीजन करने से ना आपका एग्ज़ाम का जो है ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा, एग्ज़ाम देने का जो है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो अच्छे से देखिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है। बोल रहा है इसमें ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जेवियन ग्रह नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, आंसर बताइए इसका आंसर कौन सा होगा जिसका आंसर आपको आ रहा है। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल है। क्या है? तो मंगल है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है, तो मंगल नहीं, लेकिन बृहस्पति है, यूरेनस है, शनि है। ये सभी जो है ना जेवियन ग्रह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई है। बताइए बिग बैंग का जो घटना हुआ ना, कितने वर्ष पूर्व हुआ है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। तो बिग बैंग का जो घटना हुआ है 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। बोल रहा है कि कोयला कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है। बोल रहा है कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आप सादी शैल का है। तो कोयला निम्न में से किस प्रकार के शैल का उदाहरण है, तो आप सादी शैल का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत है, याद रखिए। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.0005%। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल में हीलियम गैस का जो आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना, तो 0.005%। नेक्स्ट है, बोल रहा सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है। बताइए सार्गेसो सागर जो है किस महासागर का भाग है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर का है। सार्गेसो सागर जो है किस महासागर का भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार में कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। अंडमान निकोबार को कौन सा जो है ना जल क्षेत्र अलग करता है, याद रखिएगा। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री चैनल जो है ना अंडमान निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा था कि अंडमान और निकोबार के कौन सा जल क्षेत्र को अलग करता है। तो याद रखिए 10 डिग्री चैनल है। कौन कितना है, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच कौन सा घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी, याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन ना हर जो वीडियो देखिएगा ना लास्ट तक, सारा क्वेश्चन आपको याद करवा देंगे। एक बार अच्छे से अगर लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एक बार और देख लीजिएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे ना कि पूरा एक बार में देखने पे ना पूरा क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। सारा ध्यान आप वीडियो के ऊपर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 8, बोल रहा है कि पोचमपात परियोजना किस नदी पे स्थापित की गई है। पोचमपात परियोजना किस नदी पे स्थापित की गई है। तो याद रखिए 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी पे किया गया है। पोचमपात परियोजना किस नदी पे स्थापित किया गया है, तो गोदावरी नदी पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइए भारत में जो है ना टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में होता है। तो बोल रहा है भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में होता है। 10 नंबर बोल रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था।
महावीर जो थे अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? याद रखिए 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में दिए थे महावीर। और गौतम बुद्ध का बात करें तो वो दिए थे पाली भाषा में। तो गौतम बुद्ध पाली, महावीर का बोलेगा तो प्राकृत। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदिशा में किया था। कहाँ किया था? विदिशा में। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? विदिशा में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिए 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महामेघवाहन थे। कौन थे? महामेघवाहन। चेदी वंश का संस्थापक कौन थे? महामेघवाहन थे। याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रथम जो हून आक्रमण हुआ था किसके समय हुआ था? तो याद रखिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के समय जो हुआ था ना, प्रथम हून आक्रमण हुआ था। तो प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? याद रखिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1025 ईस्वी में किया था। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है सल्तनत काल का हुआ शासक 16 नंबर बोल रहा है सल्तनत काल का हुआ शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था। इसका आंसर क्या होगा? सल्तनत काल का हुआ शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई नहीं हिस्सा नहीं लिया था। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। सल्तनत काल का हुआ शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था कौन था? तो सिकंदर लोदी था। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? बताइए सरहिंद का जो युद्ध था वो कब हुआ था? याद रखिएगा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1555 ईस्वी में। क्या कौन सा युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध। याद रखिएगा 1555 में कौन सा युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली बोल रहा है ना, पंचतंत्र का जो है ना अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिए 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, हुसैन इब्न अली वैज ने किया था। तो पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? हुसैन इब्न अली वैज ने किया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? याद रखें। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19 का बी होगा, चिनकलीज खां। याद रखिए चिनकलीज खां। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था? चिनकलीज खां को। नेक्स्ट है चिनकलीज खां ने दिया था। नेक्स्ट है 20 नंबर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो था किस वर्ष लागू हुआ था? तो 20 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1793 में क्या हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा। कौन सा समाज की स्थापना किया गया था? सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 22 नंबर बोल रहा है कि मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था? बताइए मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुआ था। याद रखिएगा मद्रास की संधि जो है किनके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुआ था। अब मद्रास की संधि पूछेगा कब हुआ था? याद रखिएगा ये हुआ था 1769 में हुआ था। याद रखिए 1769 में। याद रखिएगा। तो मद्रास की संधि कब होता है? 1769 में होता है। अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो याद रखिए 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी हैं। कौन है नवजीवन समाचार पत्र के संपादक? कौन है? तो महात्मा गांधी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी क्या है? बताइए कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा या आर्टिफिशियल मनी क्या है? तो याद रखिएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशेष आहरण अधिकार है। क्या है? विशेष आहरण अधिकार है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है?
याद रखिएगा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश शामिल नहीं है लेकिन विनिवेश शामिल है, विदेशी ऋण शामिल है, आंतरिक बाजार उधारी शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है निवेश शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स का है। बोल रहा है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल है पूंजीगत प्राप्तियों में। तो निवेश नहीं है लेकिन विदेशी ऋण है, विनिवेश है और आंतरिक बाजार उधारी है। नेक्स्ट है 26 नंबर। बोल रहा है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता कम जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया, इसका आंसर क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, जस्टिन ने लिखा था। तो बोल रहा है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था, ठीक है, और साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था, जस्टिन ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है, क्या होता है। जब कोई देश जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है। याद रखिए 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 3 होगा। क्या होगा, तब क्या अवमूल्यन करता है तो प्रभाव क्या होगा। तो ये निर्यात सस्ता हो जाएगा और आयात क्या होगा, महंगा हो जाएगा, दोनों होगा, 2 और 3 दोनों होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया, बताइए क्या होगा। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन किया गया, याद रखिएगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार किया गया। कब कब किया गया, याद रखिएगा। एक किया गया 1949 में, कब किया गया, एक किया 1949 में, दूसरा किया गया 1966 में, तीसरा किया गया 1991 में, याद रखिए 1991 में। तो एक किया गया 49 में, दूसरा 66 में, तीसरा 91 में। 3 बार जो है ना मुद्रा का क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ। तो आज़ादी के बाद बोल रहा है अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था, तो 3 बार हुआ था। कब कब, 49, 66 और 91। नेक्स्ट है बोल रहा है 29 नंबर। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरिन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। बोल रहा है विदेशी मुद्रा भंडार फॉरिन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3, 4। इसमें विशेष आहरण अधिकार एसडीआर शामिल है। आईएमएफ के पास रिजर्व कोष शामिल है। तीसरा स्वर्ण भंडार शामिल है। चौथा विदेशी परिसंपत्तियां शामिल है। तो सभी शामिल हैं, याद रखिएगा। विशेष आहरण अधिकार, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियां, ये चारों शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 है। क्या क्या है, तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण ये नहीं है, दोहरी कार्यपालिका है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, ये दोनों है। तो बोल रहा है संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो दोहरी कार्यपालिका है और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है मूल अधिकारों के संबंध में सही है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। क्या क्या है, तो ये असीमित नहीं होते हैं, सही है। वे ये अस्थायी नहीं है, सही है। ये वाद योग्य होते हैं। तो बोल रहा निम्न में से कौन सा कथन जो है ना मूल अधिकारों के संबंध में सही है। तो तीनों कथन सही है। ये सीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, वे वाद योग्य होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी आर अम्बेडकर, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है। बहुत ईजी क्वेश्चन, सबको पता है। 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर बोले थे। क्वेश्चन नंबर है 34। बोल रहा है कि निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। बोल रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति बुला सकते हैं। कौन बुला सकते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट 35 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76 के तहत। याद रखिए अनुच्छेद 76 के तहत। और 148 में क्या है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का वर्णन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का वर्णन, याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का वर्णन 148 में है। क्वेश्चन नंबर आइए 36 पे। बोल रहा है कि भारत की संचित निधि धन निकालने निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है।
भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? याद रखिए 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संसद होगा, संसद। और याद रखिए संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में? 266 में। याद रखिए 266 में संचित निधि का वर्णन है और 267 में क्या है? आकस्मिक निधि का वर्णन, अनुच्छेद आकस्मिक निधि का वर्णन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। बोल रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करते हैं? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करेंगे? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसमें इस ऑप्शन में बोल रहा है कौन सदिश राशि नहीं है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत सी होगा, सी। विद्युत धारा जो है ना अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि, याद रखिएगा। ये क्या है? अदिश राशि है विद्युत धारा। तो इसमें सदिश क्या है? चार प्रवणता सदिश राशि है, बल घूर्ण सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। तो बोल रहा है निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, चार प्रवणता सदिश राशि है, बल घूर्ण सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के वक्ता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बोल रहा है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? बताइए। थोड़ा सा ना धुंधला दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है, कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा PDF में ना डार्क ज़्यादा हो गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिए 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइगेंस ने दिया था। तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया? तो हाइगेंस ने दिया था। नेक्स्ट है सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं? सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिए 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्या? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया था सोलर कुकर में। क्वेश्चन नंबर 43 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? बोला जर्मन सिल्वर में कौन कौन मिश्र धातु होता है, उसके अवयव है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा जस्ता निकेल जो है ना किस में होता है? जर्मन सिल्वर में होता है। याद रखिए जर्मन सिल्वर में कौन कौन मिश्रण होता है? तांबा जस्ता निकेल होता है। जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता निकेल। 44 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण यहाँ लिखा हुआ है? CO2 और CO2 है, CO2 और CO है को भिन्न करता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है ना CO2 को CO से भिन्न करता है? याद रखिए 44 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है CO2 को CO से भिन्न करता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन 45 बोल रहा है स्टार फिश किस संघ का जंतु है? बताइए। स्टार फिश जो है किस संघ का जंतु है? याद रखिएगा 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा का है। स्टार फिश स्टार फिश जो है किस संघ का जंतु है? इकाइनोडर्मेटा का। मोलस्का किस में आता है? इसमें ना मोलस्का में आता है, याद रखिए घोंघा आता है। क्या आता है? घोंघा। मोलस्का में घोंघा आता है। ऑर्थोपोडा में आता है कीट वगैरह आता है। ऑर्थोपोडा में क्या आता है? तो कीड़ा वगैरह याद रखिए कीड़ा वगैरह आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है इसका याद रखिए स्टार फिश किस में आता है? तो इकाइनोडर्मेटा में आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वासियोरकर तथा मेरेस्मस जो है रोग की किसकी कमी से होते हैं? क्वासियोरकर तथा मेरेस्मस रोग किसी कमी से होते हैं? याद रखिए 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की कमी से होता है। किसका कमी से? प्रोटीन की कमी से। तो क्वासियोरकर तथा मेरेस्मस रोग किसी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होते हैं? विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होते हैं? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के कारण में सहायक होता है। तो विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल में सहायक होता है। नेक्स्ट 48 नंबर बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का जो कौन सा भाग है वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट है 49 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन पादप हार्मोन है? निम्न में से बोल रहा है कौन सा जो हार्मोन है वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एबेसिक अम्ल है। क्या है? एबेसिक अम्ल। 50 नंबर बोल रहा है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय से होता है। किससे? अमाशय से। अब आइए स्मरणीय तत्व पे, जितना क्वेश्चन आप देखें ना ऑब्जेक्टिव में उससे दुगना क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, स्मरणीय तत्व में दिया हुआ। इसको अच्छे से देखिएगा। आज का जो है ना सेट में बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत आता है।
अधिवेशन दिया हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ है और कुछ संस्थापक है, कुछ का दिया हुआ है। देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है ना कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय किए थे 1828 में, याद रखिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय किए थे 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और एक याद रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था ना 1866 में हुआ था, याद रखिए 1866 में किए थे। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने किए थे। यहाँ पे अगर ब्रह्म समाज सिर्फ बोलेगा तो राजा राम मोहन राय, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज का बोलेगा तो केशव चंद्र सेन किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था कब, 1815 में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन कब किया था, 1815 में किया था। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था कब, 1825 में। क्वेश्चन पूछेगा कि वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया था, 1825 में किया था। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन, हेनरी बेबियन डिरेजू ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हेनरी बेबियन डिरेजू ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया, दयानंद सरस्वती ने किया था। सारे जो जितने लाइन दिया वो ना हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार जितना मन करे उतना बार रिविजन कर लिए, सारा याद हो जाएगा। एक बार में ऐसे सारा याद होगा, अगर नहीं याद होता दोबारा फिर देखिए, याद हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, याद रखिए। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था कहाँ, शिकागो में 1893 में किए थे। तो स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में किया था। नेक्स्ट है ज्ञान योग कर्म योग राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है, विवेकानंद है, याद रखिएगा। ज्ञान योग कर्म योग राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है, विवेकानंद है। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया, शिव दयाल खत्री ने किया था। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसने किया, शिव दयाल खत्री ने किया था। नेक्स्ट बोल रहा है देव समाज की स्थापना किया था किसने, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। याद रखिए राधा स्वामी सत्संग की स्थापना बोलेगा शिव दयाल खत्री, देव समाज की स्थापना किसने किया, शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। और नेक्स्ट है वेद समाज की स्थापना किसने किया, केशव चंद्र सेन ने किए थे, याद रखिएगा। और याद रखिए ये वेद समाज की स्थापना भी किए थे और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना भी कौन किए थे, तो केशव चंद्र सेन किए थे, दोनों का स्थापना केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि आर्य महिला सभा की स्थापना की थी किसने, पंडित रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया, तो पंडित रमाबाई ने किया था। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ से जो है ना कांग्रेस अधिवेशन दिया हुआ, बहुत यहाँ से एकदम अच्छा VVI इंपॉर्टेंट एकदम जो है ना टॉपिक है। कांग्रेस अधिवेशन बहुत पूछता है हर एक एग्जाम में, स्थान दिया, वर्ष दिया, अध्यक्ष दिया, विशेषता दिया, क्या मतलब कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, विशेषता इसमें क्या था। देखिए पहला कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था, ये कब हुआ था, 1882 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष जो थे ना WC बनर्जी थे, याद रखिएगा। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिए पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। इस कब हुआ था, 1882 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, याद रखिएगा। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, कब हुआ था, 1886 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। इसमें अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, मद्रास में हुआ था, याद रखिए कब हुआ था, मद्रास में। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का ये हुआ था मद्रास में, हुआ कब हुआ था, 1887 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसी समय जो है ना, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा तो किस कांग्रेस अधिवेशन में थे, तो तीसरा अधिवेशन में थे। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, वो कौन सा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा मद्रास अधिवेशन का किए थे, ठीक है, याद तीसरा अधिवेशन। नेक्स्ट है चौथा अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। कब हुआ था, 1888 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे, ये जो थे ना प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे ना वो जॉर्ज यूल थे। कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, चौथा अधिवेशन का, जो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। और कब हुआ था, 1888 में हुआ था। नेक्स्ट है 12वां अधिवेशन। तो याद रखिए 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, कब हुआ था, 1896 में हुआ था। और रहमतुल्लाह इसके सयानी इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिए 12वां जो अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, ये कलकत्ता में हुआ था। इसमें कब हुआ था, तो इस समय जो अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह सयानी किए थे, ये 1896 में हुआ था। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था किस अधिवेशन में, याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब, वो कौन सा अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था। कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था। और उसमें अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21वां अधिवेशन हुआ था बनारस में, ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसमें अध्यक्षता कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। तो 21वां अधिवेशन जो हुआ था ना कहाँ हुआ था, बनारस में। इसके कब हुआ था, 1905 में हुआ था। उसमें अध्यक्षता कौन किए थे, गोपाल सिंह गोखले किए थे।
नेक्स्ट है 22वां अधिवेशन। 22वां हुआ था कलकत्ता में हुआ था, 1906 में किए हुआ था। तो 22वां जो अधिवेशन हुआ था 1906 में, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। याद रखिए कौन सा अधिवेशन था, किस नंबर का था? तो 22वां नंबर क्रम का था, 22वां अधिवेशन था। इसी में जो है ना स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। और 23वां अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 23वां जो अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था, 1907 में हुआ था। इसमें जो अध्यक्ष थे ना रास बिहारी घोष थे, याद रखिएगा। तो 23वां जो अधिवेशन हुआ था ना सूरत में, उसमें 1907 में जो हुआ था, उसमें अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 27वां अधिवेशन। ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था, 1911 में हुआ था। आप इसके अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण धर थे, याद रखिए। आप पहली बार जन गण मन गाया गया था किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कब? 1911 में। और कौन सा अधिवेशन था, कौन सा क्रम का था? 27वां क्रम का था, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे पहली बार जनगण मन बोलेगा तो 1911 में, उसमें अध्यक्ष थे विश्व नारायण धर थे। लेकिन अगर यहाँ बोल देगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो याद रखिए वो जो था ना वो कलकत्ता में गाया गया था, 12वां अधिवेशन था, 1896 में गाया गया था। 1896 में। उसमें अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे, याद रखिएगा। ऊपर पढ़े हम लोग। आगे बोल रहा 28वां अधिवेशन। ये हुआ था बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष R N माधोलकर थे। तो 28वां जो अधिवेशन था ना वो बांकीपुर में हुआ था। उसमें कब हुआ था? 1912 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो R N माधोलकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 32वां अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, 1916 में हुआ था होता है। इसके अध्यक्ष जो है AC मजूमदार थे। और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? 32वां अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार थे। यह कब हुआ था? 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। 32वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष AC मजूमदार थे और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है 33वां अधिवेशन। ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था, ये 1917 में हुआ था। इसमें जो अध्यक्ष थे ना एनी बेसेंट थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, वो कौन सा अधिवेशन के तहत अध्यक्षता किया था? कलकत्ता अधिवेशन, कब? 1917 में। और कैमा क्रम का था? 33वां क्रम का था। नेक्स्ट है 40वां अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, 1924 में। एकमात्र जो अधिवेशन था इसका अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। बहुत पूछता है, याद रखिए। महात्मा गांधी जो किए थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ये जो कैमा था 40वां क्रम का था। क्रम नहीं पूछता, लेकिन ये ना कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका विशेषता क्या, ये सब जरूर पूछता है। अगला है 41वां अधिवेशन। ये हुआ था 41वां हुआ था कानपुर में हुआ था, 1925 में हुआ था। और सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थे। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा सरोजिनी नायडू, जो किस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? कानपुर अधिवेशन 1925 में। नेक्स्ट है 45वां अधिवेशन। ये हुआ था लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में किया गया था। बहुत पूछता है क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन कौन थे जो अध्यक्षता किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और जो क्रम था ना वो 45वां था, याद रखिएगा। 46वां अधिवेशन बोलेगा तो कराची में हुआ था, 1931 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। तो बताइएगा कि मौलिक अधिकार का जो मांग था ना वो किस अधिवेशन में किया गया था? तो कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये क्रम था ना कांग्रेस का, ये 46वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है 51वां अधिवेशन। ये हुआ था फैजपुर में। जो इंपॉर्टेंट था उसमें नोट्स की तरह ना डाल दिया है, बाकी तो बहुत सारा हुआ था, जहाँ तहाँ दे दिया है। 51वां अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, 1937 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो था ना गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। बहुत बार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट में लगाए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा। पूछा होगा कि गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर याद नहीं होगा दोबारा तिबारा देख लीजिएगा, वीडियो याद हो जाएगा। आप बढ़ा के भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कौन जो कोई सेट में क्या रहता है ना कि थोड़ा ज़्यादा कंटेंट दिया रहता है, और कोई में क्या रहता है थोड़ा कम रहता है। इसमें ना बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, याद रखिएगा। थोड़ा बोलने में ना मतलब मुँह में छाला पड़ गया तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज़बरदस्ती हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, बनाना है तो बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट डेली करना ज़रूरी है। एक दिन छूट जाएगा तो फिर एक दिन गैपिंग चल जाएगा, एक सेट पीछे चल जाएगा। आपको पता है कि अभी यदि इलेक्शन के बाद ना सारा एग्ज़ाम होने वाला है। हम सोचते हैं कि जितना जल्दी ना सारा बुक ख़त्म हो जाए, कि बार बार रिवीजन करते रहें,
लोग मतलब दोबारा तिबारा लोग देखे वीडियो को, एक बार याद नहीं दोबारा देख लिए, तिबारा देख लिए, पीडीएफ तो सारा ग्रुप में डाल ही देते हैं। आप टेस्ट भी लगाइए, पीडीएफ से भी पढ़िए और वीडियो भी देखिए, सारा इसका स्पेशल प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो कोशिश मेरा ये है ना कि डेली एक वीडियो कंप्लीट हो और डेली टेस्ट हो और जल्दी से जल्दी 100 सेट ख़त्म करें। इस बुक में 100 सेट दिया हुआ है, इसलिए मेरा टारगेट है कि हमको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। आपको पता है बिहार पुलिस में आपको यहाँ से एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा इस बुक से। आप अच्छे से खाली सिर्फ कंप्लीट कर लीजिए, इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। हर एग्जाम में आपको देखने को मिले, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, कहीं भी देखिएगा। नेक्स्ट है बोल रहा है खुदीराम बोस का फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, याद रखिए। राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को दिया गया था, गोंडा में दिया गया था, याद रखिएगा। तो राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था गोरखपुर में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दिया गया था? 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था, गोरखपुर में दिया गया था। नेक्स्ट है अशफाक उल्ला खान को फांसी कब दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था, फैजाबाद में दिया गया था, याद रखिए। उसी दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहाड़ी को दिया गया था, उसी समय दिया गया था, ठीक है, तीनों को। लेकिन राजेंद्र लाहाड़ी को दिया गया था गोंडा में और राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खान को दिया गया था फैजाबाद। तीनों का डेट एक ही था, राजेंद्र लाहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मदन लाल ढींगरा को फांसी कब दिया गया था? 16 अगस्त 1909 को दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को फांसी कब दिया गया था? 16 अगस्त 1909 को दिया गया था। नेक्स्ट है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी दिया गया था, 12 जनवरी 1934 को दिया गया था। याद रखिएगा मास्टर दा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सूर्यसेन। और सूर्यसेन को फांसी कब दिया गया था? तो 12 जनवरी 1934 को दिया गया था। तो ये सेट नंबर था 36। इस सेट नंबर 36 कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले का जो भी सेट आपका छूट गया ना उसको अच्छे से देखिए और जाके अच्छे से सेट लगाइए, ठीक है ना। शाम में 6:30 इसका टेस्ट होगा और इसका पीडीएफ ग्रुप और टेस्ट ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। उस पर बिहार पुलिस का सेट डेली वीडियो आ रहा है और उसका पीडीएफ बहुत सारा कंटेंट जो स्टडीज मटेरियल रहता है ना, बहुत सारा उस पर हम बोर्ड वगैरह पीडीएफ वगैरह बहुत सारा उस पर डालते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और टेस्ट वाले ग्रुप से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जरूर जुड़िए। एक करंट अफेयर्स का ग्रुप है, आपको पता है इसमें करंट बिहार पुलिस में भी करंट 3-4 क्वेश्चन आएगा ही। उसमें गौरव सर का जो डेली करंट पढ़ाते हैं ना, सारा उसमें क्वेश्चन पेज से ही डाला हुआ है और डेली उसमें डाला जाता है। उस ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए और तीनों ग्रुप का फ़ायदा उठाइए अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अब वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, इसका रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपको लगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।